तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं बोट्स गुरु ऑल सब्जेक्ट एकेडमी। इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं कोई बात नहीं, जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है। फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बढ़े। चलिए, पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण। व्याकरण का पहला लेसन क्या है? वर्ण है। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले वो लोग जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वाला समझ में नहीं आने वाला है। समझ गए? तो पिछला वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, एक और श्लोक लेकर के आए हुए हैं हम। ये श्लोक जो है आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। देखिए, कभी कभी सिलेबस से बाहर का भी कुछ कुछ चीज जानना चाहिए। और श्लोक आपके भी किताब में मिलने वाला है, बहुत सारा श्लोक मिलने वाला है। तो सबसे पहले श्लोक इसलिए लेकर के आते हैं कि हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। क्या हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे? तो श्लोक में बहुत ऐसा शब्द है, हो सकता है आपके किताब से मैच कर रहा हो तो वो शब्द भी याद आ जाएगा, क्योंकि श्लोक के साथ साथ इसकी व्याख्या भी बताते हैं, समझाते हैं, अर्थ भी बताते हैं। समझ गए ना? तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा कि श्लोक पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा। हर रोज अगर वीडियो में वो श्लोक लेकर के आएंगे, पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, समझाएंगे, तो बहुत सारे शब्द भी याद हो जाएंगे और श्लोक पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा, पढ़ने आ जाएगा। क्योंकि पढ़ने नहीं आएगा कोई भी किताब, अगर पढ़ने ही नहीं आता है, संस्कृत का सही वाक्य नहीं बोल पाइएगा, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाइएगा, तो सबसे पहले व्याकरण पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई फायदा नहीं व्याकरण पढ़ने से, क्योंकि व्याकरण का मतलब ही है कि व्याकरण का अध्ययन इसीलिए किया जाता है ताकि हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान हो जाए। समझ रहे हैं? शुद्ध वाक्यों का उच्चारण करने आ जाए, इसीलिए व्याकरण पढ़ा जाता है, इसीलिए व्याकरण जरूरी है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे। ये जो श्लोक है चाणक्य नीति द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसी ग्रंथ का 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। श्लोक में लिखा हुआ है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपे न मृगास चरन्ति। क्या है? फिर से पढ़ते हैं कि येषाम न विद्या न तपो न दानम, समझ गए? ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपे न मृगास चरन्ति। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनुष्य रूपेण। जैसे जब भी कोई बड़ा वर्ड, बड़ा शब्द देखने को मिले तो उसको प्रयास कीजिएगा पहले कि तोड़ करके पढ़ें। समझ गए ना? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मृगास चरन्ति, तो मृगास, मृगास पढ़ेंगे, आधा स है और आधा च भी है। तो पहले क्या बोलेंगे? आधा स को कैसे बोलेंगे? मृगास। स में अ नहीं ना आया, वैसे स व्यंजन वर्ण है तो उसमें अ भी आता है, लेकिन यहाँ पे स में च लगा हुआ है, तो मृगास चरन्ति। कैसे पढ़ेंगे? मृगास चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। आइए इसका व्याख्या करते हैं, इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए लिखा हुआ है येषाम न विद्या न तपो न दानम। क्या है? येषाम न विद्या न तपो न दानम। कहने का अर्थ है कि जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मर्त्यलोके भूविभार भूता, वैसे लोग मृत्यु लोक में भूमि पे यानी कि धरती पे बोझ के समान है, भार के समान है, भार की तरह है। समझ गए? मर्त्य लोके, इस पृथ्वी लोक को क्या बोला जाता है? मृत्यु लोक भी कहा जाता है पृथ्वी लोक को, क्योंकि यहाँ पे जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना है। समझ गए? इसलिए घमंड नहीं कीजिएगा कभी भी, चाहे कितना ही बड़ा हो जाइएगा, कभी घमंड नहीं करना है, क्योंकि सबको एक न एक दिन जाना है। ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसको जाना है। इसीलिए लिखा हुआ है कि ते मर्त्य लोके भूविभार भूता, वैसे लोग मृत्यु लोक में भूमि पे भार के समान है। आगे है कि मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृगास चरन्ति। मृगा मतलब हिरण। हिरण क्या है? जानवर है। हिरण जानवर ही ना है जी। हाँ, तो मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, यानी कि मनुष्य के रूप में जानवर भटक रहे हैं धरती पे। ऐसे लोग जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन भी रहकर
कोई फायदा नहीं है, बहुत धनी हो जाइए, अमीर हो जाइए, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आपका कहीं इज्जत नहीं मिलेगा आपको जब तक आपके पास विद्या ना हो। समझ रहे हैं ना? इसलिए विद्या बहुत जरूरी है। अगर विद्या है, धन नहीं भी है, तो भी आप पूजे जाइएगा। क्यों? विद्या के कारण, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा आपको। इसलिए नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए विद्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि जो वक्त है वो खेलते खेलते निकल जाता है। जैसे आप लोग बालवीर देखते देखते पता नहीं चला कब क्लास 10th में आ गए। समझ गए ना? इसीलिए जो समय है खेलते कूदते में पास हो जाएगा, जब निकल जाएगा बाद में अफसोस करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि समय लौट के नहीं आता है दोबारा। जो समय निकल गया वो निकल गया, वापस नहीं आने वाला है। इसलिए जो समय मिला है ना, इसका सही उपयोग कीजिए। समझ गए? कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भी समय व्यर्थ ना गंवाएं, पूरा का पूरा समय का सही काम में इस्तेमाल करें। पढ़ने में इस्तेमाल कीजिए, कुछ सीखने में इस्तेमाल कीजिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़े। समझ गए? एक बार और बताते हैं इसका अर्थ। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, वे लोग मृत्यु लोक में भूमि पे भार के समान है। मनुष्य रूपे न मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में जानवर बनकर भटक रहे हैं धरती पर। समझ गए? ऐसे लोग। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देखिए एक बार और बताते हैं कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए एक बार। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है आज? वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान दिया, देखिए समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें क्या क्या आ रहा है? अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। अब कहिएगा कि अगर ये ना दिया हो, खाली ये आपको देखने को मिले अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कैसे समझेंगे कि इसमें अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग है ना? तो इसको भी समझना जरूरी। देखिए याद करने से ज्यादा बेहतर है कि समझिए, कोशिश कीजिए कि समझें। अगर समझ में ना आया है तो कमेंट कीजिए कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया है, उसके बारे में फिर से हम वीडियो बनाएंगे, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। समझ गए ना? तो सबसे पहले समझने की प्रयास कीजिए, नोट कीजिए। नोट करना है, कॉपी में लिखना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे और लिख के रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप ही का किताब लेकर, आप ही का कॉपी लेकर कोई दूसरा व्यक्ति जो इसके बारे में जानता है वो पूछ दे तो आप ही को पता नहीं होगा जो आप ही ने लिख के रखा था। तो अगर समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो समझिए, देखिए क्या करना है। जब भी ऐसा देखने को मिले ना, तो सबसे पहले इसमें से लास्ट में जो निया नाम जो होता है इसको छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? इसके लास्ट में निया नाम और नाम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे है नाम, नाम, इसको छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट का निया नाम और नाम उसको छोड़ देना है। अब क्या बच गया? अकुह विसर्ज बच गया ना जी, अकुह विसर्ज। अब आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अकुह विसर्ज, समझ गए ना? तो अकुह विसर्ज में अ आ गया और अ के बाद एक मात्रा लगा हुआ है, सिर्फ मात्रा लगा हुआ है, लेकिन उसको भी लेंगे, दोनों अ ही है ना, तो अ से दोनों को लेंगे और आ, इसलिए यहाँ पे लिया गया है और आ। अ से आ गया दोनों और आ। क और सौ लिखा हुआ है तो इसमें मात्रा लगा है, उसको छोड़ देंगे। क से क्या ले लेंगे? कवर्ग। अवर्ग होता है, सुने हैं? नहीं ना सुने हैं? अवर्ग नहीं होता है, इसलिए अवर्ग को नहीं लेते हैं, पूरा अवर्ग लेते ही नहीं, अवर्ग होता ही नहीं तो लेके कहां से? इसलिए कवर्ग को लिए। यहाँ पे क आया है, अ से ले लिए और आ, क से लिए कवर्ग। क से क कर का, क मत ले लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? क से पूरा कवर्ग को लेना है। समझ गए? तो अ से अ आ, क से कवर्ग और ह से ह आ, ह कर हा भी नहीं लेना है, सिर्फ ह लेना है। अ से अ आ, क से कवर्ग को ले लेंगे, ह से ह ले लेंगे और विसर्ज मतलब विसर्ग। विसर्ग जानते हैं ना? विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? आधा ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण आधा ह जैसा होता है। ह लास्ट में पढ़ते हैं ना जैसे। देखिए विसर्ग का उच्चारण एक और बताते हैं आपको, उच्चारण करने का तरीका। किसी भी शब्द के लास्ट में जब विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण कैसे होता है? जैसे तालुह, कैसे पढ़ेंगे? तालुह। लास्ट में ह को, विसर्ग को देखते हैं कि विसर्ग से पहले जो
वर्ण है उसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है। जैसे लो लगा होता तो कैसे पढ़ते, तालो हो, कैसे पढ़ते, तालो हो। लू लगा हुआ है तो तालुहु, समझ रहे हैं ना। तो अको विसर्जनीय नाम कंठ, समझ गए इसको। अ से अ और आ दोनों ले लेंगे, क से कवर को ले लेंगे, ह से ह आ गया, विसर्ज से विसर्ज से विसर्ग को ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए अगला है इचु यशा नाम तालुहु। क्या है, इचु यशा नाम तालुहु। हमने क्या बताया पहले कि लास्ट में निया नाम और नाम को छोड़ देना है। इसमें भी हम क्या करते हैं, नाम को छोड़ देते हैं। तो इचु यशा बच गया, क्या बच गया, इचु यशा। अब ई से क्या क्या आ जाएगा, जैसे अ से अ और आ दोनों ले लिए। अब ई से ई वर्ग तो होता नहीं है, इसलिए ई और बड़ी दोनों को लेंगे, है ना। ई और ई दोनों है यहाँ पे। च से चवर्ग होता है ना जी, तो चवर्ग को भी लेंगे। ई से ई और बड़ी हो गया, च से चवर्ग हो गया, य भी हो गया, य दिया हुआ है, य वर्ग भी नहीं होता, इसलिए सिर्फ य को लेंगे। य और य आकर आ नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना, य को लेंगे। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, स। तालब से यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इचु यशा नाम, नाम को छोड़ देना है। ई से ई और बड़ी, च से चवर्ग, य और स। ई ई चवर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण। कोई पूछ दे इचु यशा नाम तालु, कौन कौन से वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, तो साफ इसमें लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ई से ई और बड़ी, च से चवर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालु है। इसको याद कर लीजिएगा, को विसर्जन या नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें विसर्ग नहीं है, ठीक है। अगर विसर्ग होता तो क्या पढ़ते, मूर्धा, मूर्धा। समझ गए। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें भी नाम को छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या बच गया, री। री से री और बड़ी री दोनों को लेंगे। क्या लेंगे, री और बड़ी री दोनों को लेंगे। रसा नाम र और श, तो री बड़ी री टवर्ग, ट है ना यहाँ पे, तो टवर्ग को भी लेंगे क्योंकि टवर्ग होता है, इसलिए टवर्ग को भी ले लेंगे। तो री बड़ी री टवर्ग र और श, यहाँ पे है ना, री टू र शा, ठीक है। तो री से री और बड़ी री, ट से टवर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण। समझिएगा अच्छे से, सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलने वाला है, समझ गए, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे क्या है, ऋतु लसानाम दंताः। क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, दंताः, दंताः, दंताः। ऋतु लसानाम दंताः। लिरी से लिरी आ गया, तो से तवर्ग होता है, तो पूरा तवर्ग को ले लेंगे और ल ले लेंगे और श ले लेंगे, नाम को छोड़ देंगे। याद रखिएगा, निया नाम और नाम, जहां भी निया नाम और नाम आए छोड़ देंगे। तो ऋतु लसा नाम दंता, क्या है, लिरी, तो से तवर्ग, ल और श का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दंत्य वर्ण। आगे बढ़े, देखिए अब जैसे ये है, इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत कोई पढ़ने में ललपटा जाएगा। इसको समझिए पहले, पढ़ना कैसे, देखिए तोड़ के बताया ना कि तोड़ के पढ़ना है। जब भी कोई बड़ा देखने को मिले शब्द में, बहुत संस्कृत में बहुत बड़ा बड़ा शब्द देखने को मिलता है, समझ गए, तो कैसे पढ़ेंगे, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, उपु पद्मानीय नामोष्ठौ, उपु पद्मानीय नामोष्ठौ। कैसे पढ़ेंगे, उपु, उपु पद्मा निय नामोष्ठौ। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। उपु, उ से उ और बड़ी उ और दीर्घऊ उ, इसको हर्षऊ यू, हर्षऊ उ दीर्घऊ भी बोलते हैं, है ना। तो उ और बड़ी उ आ गया, प से पवर्ग आ गया, ठीक है। तो उ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। समझ गए। म को नहीं लेना है, ध को नहीं लेना, ध आधा इसमें, और म को वो शब्द बनाने के लिए लिखा गया है, समझ गए ना। इसलिए उपु पद्मानीय नाम,
समझ गए। ये जो पद्मा लिखा हुआ है, पद्मा प के लिए लिखा गया है, इसके लिए ये पद्मा लिखा गया है। समझ गए। उपु पद्मानिया नाम मोष्ठौ, उपु पद्मानिया नाम मोष्ठौ। निया नाम को छोड़ देना है, पहले ही बताए थे, निया नाम को छोड़ देना है। निया नाम ओष्ठौ, ये जो मो लिखा हुआ है इसके लिए लिखा गया है ओष्ठौ, उकार जो दिया गया ओष्ठौ, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में ओष्ठौ, इसलिए निया नाम को छोड़ देंगे तो बच जाएगा ओष्ठौ। उ पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला क्या है, ए दैतो हो कंठ तालु, क्या है, ए दैतो हो कंठ तालु, ए दैतो हो कंठ तालु। समझ गए। इसका क्या है, इसमें निया नाम वगैरह नहीं है, समझिएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ और तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ए दई तो हो, जो ए है तो ए वर्ग नहीं होता है, द वर्ग भी नहीं होता है, तवर्ग कहिएगा कि होता है ना, तो इसको नहीं लेना है। समझ गए। तो हो लिखा हुआ है, तो तू ते नहीं लिखा हुआ है, तो हो लिखा है, विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। तो ए दई, ये जो दई है ये क्या है, ए के लिए लिखा गया है, ए पर दो ले नहीं, ए और ए क्या होता है एकले, ए और ए उसके लिए लिया गया है। ए दई तो हो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। समझ गए। आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है ओदौ तो हो कंठोष्ठम, क्या है, ओदौ तो हो कंठोष्ठम, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसलिए ये कंठयोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठयोष्ठ वर्ण। ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसलिए ये कंठयोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण दंत और ओष्ठ है, इसलिए ये दंत्योष्ठ वर्ण कहलाते हैं। समझ गए। अब कहिएगा वकार क्या है, वकार क्या है जी, वो आकार वकार, वो नहीं, वकार वो नहीं है, और वो आकार वो वाला नहीं है। वकार का मतलब हो गया कि वैसा शब्द जो वो से शुरू होता हो, जिसका उच्चारण वो से शुरू होता हो, उसी को वकारस्य बोलते हैं, वकार बोलते हैं। वैसे शब्द को वकार शब्द बोलते हैं। तो वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण दंत और ओष्ठ से है, इसलिए ये दंत्योष्ठ वर्ण कहलाते हैं। आगे क्या है, यमण ननानाम नासिका, यमण ननानाम नासिका, तो नाम को छोड़ देना है, बताए थे। देखिएगा यो म वर्ग और यो वर्ग नहीं होता है, और नहीं ड वर्ग होता है, इसलिए यो म न, और न का उच्चारण स्थान कंठ तालु आदि से, आदि के अतिरिक्त नासिका से भी है। अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका ही है। अनुस्वार को कैसे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। कोशिश कीजिएगा पढ़ जाए, नाम, नाम लिखा हुआ है नाम, तो नाक से ही बोलते हैं उसको। तो क्या है, यमण ननानाम नासिका, य म ड़ न, और न का उच्चारण स्थान कंठ तालु आदि के अतिरिक्त नासिका से भी है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका ही है। चलिए समझ गए, यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी और नोट कर लीजिएगा। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार आप देखेंगे संस्कृत के पहला लेसन में ही है, वर्णों के साथ इसको ही पढ़ना है, वर्ण वाले चैप्टर में ही आता है। समझ गए, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार देख लेते हैं कि प्रत्याहार सबसे पहले है क्या, प्रत्याहार किसको कहते हैं। आइए पढ़ते हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार एक ऐसा नियम है जो हमें अक्षरों का समूह छोटा करके बताने में मदद करता है। इसे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझें कि जब हमें बहुत सारे अक्षरों को बार बार बोलने की जरूरत पड़े तो उनकी जगह हम एक छोटा संकेत यानी कि संकेताक्षर बना देते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है।
प्रत्याहार का मुख्य आधार 14 माहेश्वर सूत्र है। उसके लिए 14 माहेश्वर सूत्र बनाया गया है। किसने लिखा था माहेश्वर सूत्र को? पाणिनि ने। पाणिनि ने, समझ गए, याद रखिएगा। तो प्रत्याहार क्या है? बहुत ज्यादा अगर वर्ण है, बहुत ज्यादा अक्षर है, उसको बार बार बोलना पड़ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? एक छोटा संकेताक्षर बना देंगे जिसको बोलने से ये पता चल जाए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है। जैसे कोई स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग में क्या रखते हैं हम? पूरा बुक रखते हैं ना संभाल करके। तो जैसे हम बोलते हैं स्कूल बैग, तो ये समझ में आता है कि स्कूल बैग में क्या होगा? पूरा का पूरा किताब होगा, नोटबुक होगा, यही ना होगा जी। पुस्तकालय को ले लेते हैं, पुस्तकालय में क्या होता है? किताबें होती हैं। अब बहुत सारे किताबें होती हैं और सबका अलग अलग अगर नाम लेंगे हम, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पुस्तकालय लाइब्रेरी है, ये बताने के लिए अलग अलग अगर नाम लेने लगे बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उसको क्या नाम रख दिया गया? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। इस तरह से इसको भी समझा जा सकता है। वैसे ही बहुत सारे वर्ण को ना बोलकर उसके लिए एक संकेताक्षर बना दिया गया है, जिसका मुख्य आधार जो है 14 माहेश्वर सूत्र है, जिसको 14 माहेश्वर सूत्र बना करके बताया गया है। माहेश्वर सूत्र किसने बनाया था? पाणिनि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 14 माहेश्वर सूत्र ये हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अ ई उड़, री ली क, ए उड़, ए औ च, हय वरट, लड़, यमण ननम, झ भ य, घ ढ दस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ त, थ च ट त, क पै श श सर हल। समझ गए? अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे पता चलेगा। अगर कोई प्रत्याहार पूछ दे एग्जाम में, और प्रत्याहार कोई दे दे और बताए कि पूछे कि इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखें, तो कैसे लिखेंगे? कैसे समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले ये 14 माहेश्वर सूत्र जो है वो याद होना चाहिए। समझ गए? 14 माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये याद करना अति आवश्यक है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो लिया गया है अड़, अड़ लिया गया है। और प्रत्याहार में हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो समझिएगा। अ ई उड़ है, इसमें क्या लिया गया है? अ लिया गया है और ण लिया गया है। ण पूरा नहीं होता है, आधा होता है, उसमें हलंत लगा होता है। ठीक है, सब में हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। तो अ और न के बीच में आने वाले जो भी होंगे उसके ले लेंगे। देखिए सबसे लास्ट वाला को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो लास्ट में होता है उसको छोड़ देते हैं और शुरू वाले से शुरुआत करते हैं। तो क्या करेंगे? अ ई उ को ले लेंगे। तो अ ई और उ को ले लिए। यहाँ पे अण में क्या क्या आ जाएगा? अ ई और उ। अगला बताते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। इसमें लिया गया है अक। क्या लिया गया है? अक। तो अक में पहले ये देखिए कि क कहाँ पे, आधा क कहाँ पे लिखा हुआ है? माहेश्वर सूत्र में आधा क कहाँ है और अ कहाँ है? अ कहाँ पे है? माहेश्वर सूत्र नंबर 1 में है। पहले सूत्र में है अ ई उड़, ठीक है, लेकिन इसका समापन इसमें नहीं हो रहा है। इसका जो अंतिम वर्ण है जो आधा लिखा हुआ है वो कहाँ समाप्त हो रहा है? दूसरे सूत्र में सॉरी, दूसरे सूत्र के अंतिम में। तो क्या करेंगे? क को छोड़ देंगे। क में अ आता है, इसलिए इसको आधा क, ये आधा क लिखा हुआ है, पूरा क इसको नहीं पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, अंतिम वाले को छोड़ देंगे। अब बाकी क्या बचा जी? अ से शुरुआत करो और क के पहले तक जितने भी वर्ण है उसको उठा लो, वो आ जाएंगे अक प्रत्याहार में। समझ गए ना? तो इसमें क्या क्या आएगा? देखिए अ से शुरू है तो अ ई उ, इसको भी छोड़ देंगे, अंतिम जो भी होगा उसको छोड़ देंगे, कहीं भी मिले लास्ट वाले को छोड़ देते हैं जिसमें हलंत लगा होगा। समझ रहे हैं ना? तो क्या कह लेंगे हम? अक में अ ई उ री ली, है ना, री और ली, अ ई उ री और ली को ले लिए। समझ गए? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है अच, अच लिखा हुआ है। अच में भी देखिए शुरुआत कहां से है? अ से शुरुआत है, अ से, और अंतिम में देखेंगे च किसमें है? च किसमें है? तो चौथे सूत्र में है च। यहाँ पे है ना च, आधा च है ये। तो क्या करेंगे? क्या बताएं आपको कि अंतिम वाले को छोड़ देना है। कभी भी प्रत्याहार का जो वर्ण लिखेंगे अंतिम वाले को छोड़ देंगे, कभी नहीं लेना है। तो इसमें च को छोड़ देना है। अब देखिए अ से लेकर च के, अ से लेकर च तक
कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं चौ को छोड़कर, चौ के पहले तक, अ से लेकर और चौ के पहले तक कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो क्या देखेंगे, क्या क्या आ रहा है इसमें औच में? देखिए लास्ट को छोड़ते हैं, तो लास्ट को छोड़ते हैं, हर सूत्र के लास्ट का छोड़ देना है हमें। तो अ ई उ री ली ए ओ ए ओ, ये ए है, यहाँ पे छूट गया है मात्रा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो ए ओ, चौ को छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें आया है कि नहीं, ओ आ गया, ई आ गया, उ आ गया, री आ गया, री आ गया, ए आ गया, ओ और ओ आ गया, ए आ गया और ओ आ गया। अंतिम का चौ छोड़ दिया गया। सिर्फ चौ को ही नहीं, सब में जिस सभी सूत्रों में जो लास्ट का वर्ण होता है उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। अब अगला समझते हैं अट में क्या है। अट में अब आइए, ओ शुरुआत कहां से है, अ से, और ट का अंतिम देखते हैं कहां पे, हयवरट, यानी कि पांचवा में है, ये है ना जी, हयवरट, इसके अंतिम में क्या है, ट है। तो ट को छोड़ देंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से, अ ई उ री ली ए ओ ए औ ह य व र है इसमें। देखिए तो अ ई उ री ए ओ ह य व र आया, समझ में आया कि नहीं? एक और देख लेते हैं चलिए, क्योंकि यहां तक सिर्फ अ से शुरुआत हो रहा था। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, एड़, एड़ है ना। अब आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से, इसमें दो ही लिखा हुआ है, तो एक बार समझते हैं सूत्र को देख करके कि क्यों दो ही आया वर्ण इसमें। तो एड़ में देखिए, एड़ में जो है तीसरा सूत्र को लिया गया है ना, यहीं से बनाया गया प्रत्याहार एड़। तो एड़ में क्या आएगा, दो ही ना आएगा जी, पहला और दूसरा ले लेंगे, तीसरा को तो अंतिम को तो छोड़ देना है हमें। तो क्या लेंगे, शुरुआत कहां से करना है, ए से शुरुआत करना है, और ये जो वर्ण है इसके पहले वाले तक को ले लेना है। तो ए और ये ओ को लेंगे, समझ गए, ए और ओ को ले लेंगे। तो समझ गए होंगे, आगे बढ़े। देखिए ये उदाहरण के लिए लिखा हुआ था, यहां तक उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभ्यास आ रहा है, इसमें क्या करना है, आपको खुद से बनाना है, समझ गए, खुद से बनाना है। क्या लिखा हुआ है कि दिए गए प्रत्याहारों में आने वाले वर्णों को लिखे। अच्छा देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, दो गो लिखा गया है, तीन गो का लिखना है, झस यण हस। चलिए लिखते हैं, इसको भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। माहेश्वर सूत्र सबसे पहले याद करना बहुत जरूरी है, अगर याद नहीं होगा ना तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में तो छूट जाएगा, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले समझिएगा बढ़िया से कि प्रत्याहार जो लिखा गया है उसके अंदर आने वाले वर्ण को कैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे झस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, झस। तो देखिए प्रत्याहार में स कहाँ देखने को मिलता है, स कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला ना जी, स यहाँ पे देखने को मिला, और झस लिखा हुआ है, झ। अब देखिए यहां से शुरुआत है, कहां से शुरुआत है, झ, और यहां तक लिया गया। इसमें क्या क्या आएगा, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, समझ गए। स के पहले तक वाले को ले लेंगे, समझे कि नहीं। ऐसे ही बनाना है, उसको आप लोगों को बनाना है, और बना करके कमेंट कीजिएगा। और नहीं समझ में आया, देखिए बनाइएगा तभी समझ में आएगा, तभी पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। इससे इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, उसके लिए है मूल स्वर किसे कहते हैं, पवर्ग का उच्चारण स्थान बताएं, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण है, समझ गए, महाप्राण किस किस वर्ण को कहते हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या कॉपी पर लिख करके फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, समझ गए। तो इसको बनाना है। आगे दूसरा लेसन है हमारा, क्या है, संधि होने वाला है दूसरा लेसन, क्या होने वाला है, संधि प्रकरण। तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर संधि प्रकरण को देखेंगे। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। ऐसे ही आकर के यूट्यूब पर वीडियो रील की तरह मत घुसका के चले जाइएगा,
पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बाबू बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों की वजह से क्लास नहीं कर पाते हैं, कहीं पे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। उन्हें पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन वो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अलग अलग ट्यूशन करने के लिए, अलग अलग कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं होता है। एक दो क्लास कर लेंगे, हो गया, और बाकी कोशिश करेंगे जैसे तैसे, कहीं कहीं से वीडियो वगैरह देख कर, या मतलब कोशिश करेंगे जैसे तैसे भी एग्जाम निकल जाए। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ फ्री है, पैसा तो लग नहीं रहा है। और सिर्फ संस्कृत ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट, 9th और 10th का ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा। इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप ही का फायदा होने वाला है। जब भी कोई वीडियो डाला जाएगा, जब भी कोई वीडियो आएगा, तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आपका उससे बेनिफिट होगा, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो क्लास करने से, कोचिंग करने से अच्छा है घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना वायरस जैसा कहीं वायरस आ गया तो कोचिंग वोचिंग सब बंद हो जाएगा। इसलिए घर में रह के सुरक्षित रहिए और पढ़िए। देखिए, पढ़ने वाले जो होते हैं ना, घर में भी रहकर पढ़ लेते हैं। घर में रहकर पढ़ाई करके, तैयारी करके लोग आईएएस तक बन गया है, कहीं कोचिंग नहीं गया। आज डिजिटल जमाना है, तो कोशिश कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे जो फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है उसको लेने का प्रयास कीजिए। समझे? आज के लिए बस इतना ही, इसको कंप्लीट करना है आपको। धन्यवाद।